हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी इंजीनियरिंग के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसी फंडामेंटल्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी एसी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे निकाला जाती है, और इन दोनों को निकालने के बाद फॉर्म फैक्टर और क्रीज फैक्टर जो कि पीक फैक्टर भी होता है कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे एवरेज वैल्यू निकालने की बात करते हैं। तो द एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ हाफ साइकिल। तो किसी भी एसी क्वांटिटी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो उसके हाफ साइकिल के लिए निकाली जाती है, और सारी इंस्टेंट उस हाफ साइकिल के लिए जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ होती हैं उनको जोड़कर उसका एवरेज कर लिया जाता है। तो इसको डिनोट किया जाता है, अगर एवरेज क्वांटिटी हमारी वोल्टेज है तो वी एवरेज से, और अगर करंट है तो आई करंट से, तो आई एवरेज से। तो इट इज़ डिनोटेड बाय आई एवरेज या वी एवरेज। जैसे भी अगर क्वांटिटी आई है, करंट है, तो आई एवरेज, और वोल्टेज है तो वी एवरेज। और ये अभी हम निकालेंगे कि ये क्या होती है, पर जनरली ये 0.637 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होती है। देखिए ये हमने एक लिख दिया है, एवरेज वैल्यू उसकी 0.637 होती है, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज होता है। तो एक ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। और जो डीसी एमीटर और डीसी वोल्ट मीटर होते हैं, जो आप जनरली लैब्स में यूज़ करते हो, तो जब आप उनसे कैलकुलेट करते हो तो वो जो वैल्यू देते हैं वो हमेशा एवरेज वैल्यू देते हैं। तो कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में ये लिख के आ जाता है कि डीसी एमीटर लगाया और उससे ये वैल्यू आई, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको एवरेज वैल्यू दे रहा है, और वहाँ से आप उसका वी मैक्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जिसे आप याद रखिएगा कि डीसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर इंडिकेट द एवरेज वैल्यू। तो अगर मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में आपको ये बोल दिया कि एक कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हुआ और उसमें जो डीसी एमीटर लगा के जो हमने रीडिंग पाई वो सपोज 20 वोल्ट थी, तो इसका मतलब जो आपको वो वोल्टेज वी एवरेज दे रहा है वो 20 वोल्ट दे रहा है, और वहाँ से आप वी एवरेज को क्या रख देंगे 20 वोल्ट, और 0.637 वी करके आप वी निकाल लेंगे। तो बाद में आप उसका करेक्टराइजेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं इससे। तो चलिए ये सब तो न्यूमेरिकल आएगा तो डिस्कस करेंगे, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वाई हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल के लिए ही क्यों किया जाता है, कि वाई वी कंसीडर ओनली हाफ साइकिल टू फाइंड द एवरेज वैल्यू। तो आंसर बहुत सीधा सा है। देखिए, एवरेज वैल्यू ऑफ फुल साइकिल ऑफ ए सिमेट्रिकल एसी वेव फॉर्म इज 0। तो अगर मैं इसका पूरी साइकिल का एवरेज लेना चाहूँ तो हाफ साइकिल का पॉजिटिव आएगा और उतना ही इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव आ जाएगा। तो एवरेज क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, तो ये पॉजिटिव एरिया आएगा, ये नेगेटिव एरिया आएगा, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। इसीलिए हम हाफ साइकिल लेते हैं। तो ये बहुत ही याद रखने वाली बात है और जिसे हम समझते हैं। अब हमारे पास ये मेथड है कि हमें पता चल गया कि एवरेज वैल्यू हमें पता चल गई कि क्या होती है। अब हम देखेंगे कि एवरेज वैल्यू हम निकालें कैसे। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक है एनालिटिकल मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। एनालिटिकल मेथड क्या है कि एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेव symmetrical waveform is obtained from one complete cycle. Considering a half cycle, the average value is defined as follows. तो देखिए ये एक बेसिक तरीका है। आप देखिए ये एक हमने एक कर्व ले लिया जो कि AC है, ये वोल्टेज का कर्व है, और इसको जो आइडेंटिफाई किया गया है वो V इक्वल टू VM साइन थीटा है। तो जनरली ये थीटा की जगह ओमेगा टी भी हो जाता है, थीटा भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक,
दूसरी बात, ये जो V है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो अगर मुझे एक एवरेज निकालना है किसी भी क्वांटिटी का, तो आप एक चीज़ समझिए, मान लीजिए एक क्लासरूम है और उसमें 20 बच्चे हैं और एक एग्ज़ाम टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, और उस टेस्ट को कंडक्ट कराने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, किसी के सबके नंबर 20 से 50 के बीच में वेरी करते हैं। तो अगर मुझे बताना हो कि क्लास एवरेज क्या है, तो मैं क्या करूँगा, उस क्लास के सभी बच्चों के मार्क्स को मैं ऐड करूँगा और उसको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दूँगा। तो यही काम एवरेज होता है, यही चीज़ एवरेज होती है और यही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये एरिया अंडर कर्व निकाल लें और उसको हाफ साइकिल के लेंथ से डिवाइड कर दें, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम अगर करें तो V एवरेज क्या हो गया, एरिया अंडर कर्व फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के बीच का एरिया अंडर कर्व निकाल लिया और लेंथ ऑफ हाफ साइकिल से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा है कि एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कर्व किसका था, ये वी डी थीटा का कर्व था। वी कर्व एक V क्वांटिटी थी जो कि डिफाइन की गई है Vm साइन थीटा से, उसका कर्व था। और हाफ साइकिल क्या है, 0 टू पाई है हाफ साइकिल। तो मैंने इसे V थीटा को, V कर्व को थीटा डी थीटा के रिस्पेक्ट में 0 टू पाई से इंटीग्रेट कर दिया और डिवाइड किससे कर दिया मैंने, हाफ साइकिल क्या था, पूरा साइकिल है 2 पाई, तो हाफ साइकिल होगा हाफ पाई, मतलब पाई, 2 पाई का आधा। तो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, तो मैंने 1/पाई को बाहर ले लिया और 0 टू पाई Vm साइन थीटा डी थीटा। तो V इज इक्वल्स टू क्या है, Vm साइन थीटा के इसकी वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया। और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ Vm क्या है, Vm एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बाहर चली जाएगी, और फिर क्या बचेगा यहाँ पर Vm बाई पाई, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस थीटा होता है, और इसकी जो लिमिट है वो लिमिट है 0 से पाई। तो सबसे पहले हम जब रखेंगे तो माइनस कॉस पाई और माइनस ऑफ कॉस थीटा है, तो इसको माइनस कॉस 0 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कॉस 0 हो जाएगा। और माइनस कॉस पाई अगर आप जाने तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 और cos 0 +1, तो ये 2 Vm बाई पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 3.14, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा V एवरेज इज इक्वल्स 2.637 Vm, और जहाँ पर Vm जो है पीक वैल्यू ऑफ द गिवन कर्व है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि किसी भी साइनसॉइडल क्वांटिटी के लिए उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0.637 ऑफ इट्स Vm होती है। ये होप आपको समझ आया होगा। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बहुत ही काम आएगा। ये जो प्रोसेस है ये इंटीग्रेशन का, ये आप समझ लीजिए। तो करना क्या है, किसी भी न्यूमेरिकल को अगर वो साइनोसॉइडल क्वांटिटी का है तो उसका उसके कर्व को जिससे आइडेंटिफाई किया गया है, उसका जो कर्व का इक्वेशन है उसको हम एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे हाफ साइकिल के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ही हो, वो कोई भी वेव फॉर्म हो सकती है। तो जो भी वेव फॉर्म हो, सबसे पहले उसका इक्वेशन लिखिए और उसको हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रेट करके उसको हाफ साइकिल से लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। ग्राफिकल मेथड पे आते हैं। तो ग्राफिकल मेथड बहुत ही सिंपल है कि आप क्या करते हो कि आपको कोई भी कर्व दिया होता है, ये देखिए कोई भी कर्व आपको दिया है, तो हमने क्या किया, उस कर्व का एरिया अंडर कर्व हमें निकालना है। तो ग्राफिकल मेथड में आप कोई इंटीग्रेशन नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। तो हमने क्या किया, उस कर्व को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो जैसे ये कि एक कर्व दिखाई दे रहा है और जो एक पार्ट को बोला जाता है मिड ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस कर्व को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया और हर पार्ट का एक मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेते हैं और उन सभी को जोड़कर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स से डिवाइड कर दें, तो ये उसका ग्राफिकल मेथड से
एवरेज निकल आता है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल से इसे समझते हैं। पहले मैं बता देता हूँ ऑर्डिनेट्स क्या होता है। द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इक्वली डिवाइडेड इनटू मेंबर ऑफ पोर्शन विद इक्वल स्पेस। जो मैंने आपको बताया कि मैंने इक्वल स्पेस में, अभी डिपेंड करता है कि आप कितने स्पेस में इसे डिवाइड कर रहे हैं। आप इसे 6 स्पेस में भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसे 10 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसे 20 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कितनी एक्यूरेट वैल्यू है। जितना छोटा पोर्शन आप करेंगे उतनी एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलेगी। बट ये डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में क्या वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल से इसे समझते हैं। देखिए मैंने एक ये वी एवरेज निकालने का सम ऑफ ऑल द मिड ऑर्डिनेट्स, हर मिड ऑर्डिनेट्स का जो सम है उसको सम कर ले, मतलब जो वैल्यू है उसको सम कर लेंगे और जितने नंबर ऑफ मिड ऑर्डिनेट्स बनाए हैं उनको उससे डिवाइड कर लेंगे। तो एक न्यूमेरिकल से इसे समझते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन था, इसमें मैंने कितने मिड ऑर्डिनेट्स लिए, मैंने 10 मिड ऑर्डिनेट्स लिए, 10 पार्ट लिया। तो हाफ साइकिल 180 डिग्री का था, उसको 10 पार्ट से डिवाइड कर दिया। तो हर एंगल 18 डिग्री, 36 डिग्री और 18 डिग्री पर डिवाइड हो गया और उसकी वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं टेबल में। तो वो टेबल हमने यहाँ पर बना ली है। देखिए 180 डिग्री पर तो ये 0 हो ही जाएगा और देखिए इक्वल है। देखिए 18 डिग्री पर, 18 डिग्री पर जो अगर ये 105 था तो 162 डिग्री पर, मतलब अगर 18 डिग्री में इसको मानूँ तो नेक्स्ट 162 डिग्री सेम होगा। तो ये सेम है वैल्यू। तो चलिए इसे निकालते हैं। तो सबसे पहला हमने काम क्या किया कि जितने भी मिड ऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू को सम करेंगे। तो देखिए 105, 2, 200, 275 इनको सबको V1 V2 सम कर देंगे और कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसे। ये देखिए मैंने सम कर लिया और ये सम करने पर आएगा 2146, ये मैंने कैलकुलेट किया था और जो एवरेज आ गया वो आ गया 214.6। तो ये है मेथड ग्राफिकल। तो जो भी ग्राफिकल वैल्यूज़ का क्वेश्चन होगा वहाँ पर ग्राफ्स आपको दिया होगा और वहाँ पर उनकी वैल्यूज़ होगी जिससे आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आरएमएस वैल्यू। कि आरएमएस वैल्यू क्या हो, आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू। जैसे हमने अभी एवरेज वैल्यू में पढ़ा कि वो क्या होती है 0.637 ऑफ इट्स मैक्सिमम पीक वैल्यू। तो और जो डीसी एमीटर या डीसी वोल्ट मीटर जो वैल्यू देता है वो क्या होता है, वो एवरेज वैल्यू होती है। इसी तरह जो आरएमएस वैल्यू होती है ये इक्विवेलेंट वैल्यू होती है। आप देखिए द इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी करंट इज इक्वल टू द आरएमएस वैल्यू steady state or DC current that is required to produce the same amount of heat produced by an AC current। अगर हम एक सर्किट लें, DC सर्किट लें और एक सर्किट लें AC सर्किट लें, तो जितनी हीट एक DC सर्किट प्रोड्यूस करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में, वही हीट या वही एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जितनी आरएमएस एसी सर्किट में जितनी आरएमएस वैल्यू लगेगी वो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी। तो ये एक इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो इसको कैसे करते हैं देखिए वो समझ लीजिए कि जितनी, देखिए ये मैंने एक डीसी सर्किट लिया, तो इसमें जो 240 वोल्ट डीसी है इसको जनरेट करने के लिए या इससे जो एनर्जी निकलेगी उसके इक्विवेलेंट जो एसी में एनर्जी होगी वही उसकी वीआरएमएस वैल्यू या आईआरएमएस वैल्यू होगी। अब इसको अगर करंट है तो आईआरएमएस और वोल्टेज है तो वीआरएमएस से डिनोट करते हैं। और ये एसी क्वांटिटी के लिए ये हमेशा 0.707 इसकी वैल्यू आती है, हम याद रखते हैं। ये अभी कैसे आएगा ये हम निकालेंगे। दूसरी चीज़ एक है कि ये हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट ऑफ डीसी है। तो आरएमएस वैल्यू इज कॉल्ड एज द हीट प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट ऑफ एन एसी करंट। तो ये किसी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर लीजिए। और इफ़ एन एसी साइन वेव हैज़ आरएमएस वैल्यू ऑफ 240 वोल्ट, जो मैंने आपको बताया था अभी समझाया था, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ़ अ वेव रिप्रेजेंटेड बाई आरएमएस वैल्यू देन इट्स क्लोजेस्ट पॉसिबल डीसी वैल्यू ऑफ दैट वेव, उसकी वो क्लोजेस्ट डीसी पॉसिबल वैल्यू होगी। यही चीज़ को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। चलिए अब
इसको भी एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले चलिए ग्राफिकल मेथड से हम इसे तो देखिए बिल्कुल सेम ग्राफिकल मेथड के लिए बिल्कुल वही हाफ साइकिल के लिए हम वही मिड ऑर्डिनेंस जैसे हमने एवरेज साइकिल के लिए किया था, बट जो आरएमएस होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर। और करने के लिए जब इसे हम करते हैं तो उल्टा करते हैं। उल्टे का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम जो भी ग्राफ हमें दे रखा होगा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का तरीका आपने पहले अभी पीछे देखा, और फिर उसका हम रूट ले लेंगे। तो ये हो जाता है रूट मीन स्क्वायर। तो हमेशा याद रखें उल्टा चलेंगे। तो फिर से हम वही करते हैं कि हम एक न्यूमेरिकल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने फिर से इस एसी वेव फॉर्म को 10 पार्ट में काट लिया। 10 में इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए जो अभी तक पहले मैंने आपको भी समझाया था कि वी आर एम एस, तो हमने जितने भी मिड ऑर्डिनेट्स वोल्टेजेस थी उनका स्क्वायर किया। एवरेज करेंगे कैसे, एवरेज करने के लिए हम उसका सम कर देंगे और उसको नंबर ऑफ जितने भी पार्ट्स किए तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये उसका एवरेज आ जाएगा, और फिर उसका रूट ले लेंगे। ठीक है, तो वही 10 पार्ट कर दिया और उसकी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो अब देखिए वही सेम काम मैंने अब की क्या किया, v1 स्क्वायर किया। जो भी वैल्यूज़ थी उनका स्क्वायर, 6.2 का स्क्वायर, 11.8 का स्क्वायर करेंगे और फिर इन्हें जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 10 से, तो इसका एवरेज आ जाएगा, और फिर उसका रूट निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल वही काम मैंने किया और ये आ गया। इसका सम करने पे 2000 आता है और उससे करने पर ये अंडर 100 200 आ जाता है और 14.14 इसकी वैल्यू आ जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको हम एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, और जो किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा यूज़ हो। एनालिटिकल मेथड क्या है, हम बिल्कुल वही रूट मीन स्क्वायर वाला फंडा लगाएंगे। एक मैंने कर्व ले लिया, उसे वी एम साइन थीटा से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द आर एम एस डेफिनीशन क्या हो जाएगा, ये वी आर एम एस वही हाफ साइकिल के लिए हम इसे डिनोट करते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये मैंने 0 to t, ये जो t है यहाँ पर, इसे आप टाइम पीरियड नहीं समझिए, ये वो है जिसके लिए ये जो t लिखा गया है, ये वो पीरियड है जिसके लिए हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, और वो होता है हाफ साइकिल का पीरियड। तो ये t/2 होता है बेसिकली, बट यहाँ पर मैंने इसे t से रिप्रेजेंट कर लिया है। और हमने अभी ये फार्मूला t के रेफरेंस में लिख लिया है, तो ये जो इक्वेशन होगा ये Vm sin ओमेगा t हो जाएगा, थीटा की जगह एंगुलर वेलोसिटी ले लेंगे हम। तो चलिए हमने ले लिया कि हमें क्या था कि हमें ये पता था Vm sin ओमेगा t है ये वैल्यू। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन है इस कर्व का, वो है Vm sin ओमेगा t। और सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया कि हम दिए हुए फंक्शन का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो मैंने देखिए इसका स्क्वायर निकाल लिया, वी स्क्वायर टी Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब एक बात समझिए कि इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो हम बाई पार्ट्स से करते हैं, तो हम इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से। तो ये मैंने इसे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ले लिया। ये आपको पता होगा कैसे आता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर एक्स से सवाल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसको जो है हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करके ये फार्मूला आता है। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से आपको पता होगा कि cos 2x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम रख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाता है ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आप पढ़ लेंगे तो आपके काम आ जाएगा। अब हम आते हैं कि कैसे हम VRMS निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अभी हम अंडर रूट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ से ये अंडर रूट हट गया।
हाफ साइकिल के लिए कर रहे हैं तो 1/पाई, हाफ साइकिल इसका 1/पाई है, और वी टी स्क्वायर डी ओमेगा टी को हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे किस पीरियड के लिए, 0 से पाई के लिए। तो देखिए ये वी एम स्क्वायर बाई 2, और ये इतना पोर्शन इसके बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी को हम इंटीग्रेट, देखिए तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, तो 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा टी और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, वो बाई पार्ट से हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। और फिर इसमें 0 टू पाई हम इसकी लिमिट रख देंगे, तो ये जब पाई रखेंगे तो ओमेगा 2 पाई हो जाएगा, और ये पाई रखने पे 1/2 साइन 2 पाई ओमेगा टी की जगह, और 0 जब माइनस 0 रखेंगे तो ये 0 और ये भी 0 आ जाएगा, तो ये टोटल 0 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू रखने पर आप देखिए ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा, साइन 2 पाई 0 होता है, तो ये पाई हो जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, और ये आ जाएगा वी एम स्क्वायर अपॉन 2। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है वी आर एम एस स्क्वायर की। तो हमें अगर वी आर एम एस निकालना है तो दोनों तरफ का हम अंडर रूट ले लेंगे, तो जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा वी आर एम एस वी एम बाई रूट 2, और रूट 2 से जब इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.0707। तो जो हमने अभी बोला था कि इसकी साइनोसॉइडल, कोई भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी हो तो उसका जो वी आर एम एस होता है वो हमेशा 0.707 ऑफ इट्स पीक वैल्यू होता है। तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको ये वैल्यू दे रखी हो, तो साइनोसॉइडल वैल्यू दे रखी हो, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली 0.707 से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वो वैल्यू, वो ग्राफ साइनोसॉइडल ना होकर कोई दूसरा कर्व हो, कोई ट्रेपेजियल हो, कोई ट्रायंगुलर वेव हो, तो उसका हम सबसे पहले इक्वेशन निकालेंगे किससे वो वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और फिर उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे जो रूट मीन स्क्वायर के हिसाब से दे रखा है। तो चलिए अब एक नया टॉपिक है इसमें, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है वो समझते हैं। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो फॉर्म फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स आरएमएस वैल्यू टू इट्स एवरेज वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन के हिसाब से इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का ये रेशियो होता है। तो अगर हम अभी स्टार्टिंग के लिए मान लेते हैं कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए हम फॉर्म फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए आरएमएस वैल्यू साइनोसॉइडल क्वांटिटी की 0.707 वीएम होती है, और एवरेज वैल्यू उसकी 0.637 वीएम होती है। तो जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो वीएम और वीएम कैंसिल हो गया, और ये आ गया 1.11। तो किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए, किसी भी एसी क्वांटिटी के लिए जो साइनोसॉइडल वैल्यू हो जिसका नेचर, उसके लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.1 होता है। तो ये मैंने देखिए लिख भी दिया इस चीज़ को। और दूसरी चीज़, अगर ये वीएम की जो डायमेंशन होगी वही वीएम की डायमेंशन होगी, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और आरएमएस वैल्यू हमेशा एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो इसकी वैल्यू फॉर्म फैक्टर की हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, चाहे वो किसी भी तरीके की वेव फॉर्म हो। तो न्यूमेरिकल में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ होती है फैक्टर। क्रीज फैक्टर क्या होता है, पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू का जो रेशियो होता है। तो पीक फैक्टर या क्रीज फैक्टर को केपी से डिनोट करते हैं। द क्रीज फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्रीज्ड वैल्यू ऑफ द आरएम टू द आरएमएस वैल्यू। तो कोई भी क्वांटिटी जो दे रखी होगी उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको उसकी आरएमएस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पीक फैक्टर या क्रीज फैक्टर मिल जाएगा। तो चलिए साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए निकालते हैं। तो साइनोसॉइडल क्वांटिटी की जो पीक वैल्यू होती है वो वीएम होती है, और यहाँ पर इसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है वीएम बाई रूट 2। तो ये वीएम बाई रूट 2 यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर मैं आरएमएस लिखना भूल गया हूँ, सॉरी। तो ये वीएम बाई रूट 2 हो गया, और ये रूट 2 आया, तो ये 1.414 होती है। तो किसी भी एसी क्वांटिटी के लिए जो उसकी पीक वैल्यू होगी, पीक फैक्टर होगा, वो हमेशा 1.414 होगा।
और ये भी जो है द मैक्सिमम वैल्यू पीक अल्टीमेट रिकॉर्ड इज द क्रीस्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द पीक वैल्यू। तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो ये पूरा टॉपिक कवर हो गया। फॉर्म फैक्टर, क्रीज फैक्टर, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, और इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है वो आपको मैं कुछ बता देता हूँ। और ये भी न्यूमेरिकल है। अभी हम इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व तो नहीं करेंगे, तो मैं आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ न्यूमेरिकल बता रहा हूँ और उनको मैं हिंट दे के आपको समझा देता हूँ। आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए आपको दे रखा है, मैं इसका आपको सॉल्व करने का हिंट बता देता हूँ। यहाँ पर दे रखा है फॉर ए कोसाइन वोल्टेज वेवफॉर्म, आपको एक वोल्टेज वेवफॉर्म आइडेंटिकल उसकी इक्वेशन दे दी गई है, और v इज इक्वल टू 325 कॉस 100 पाई टी, और आपसे डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। आप देखिए v इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी आपको दे दिया गया है। तो आप देखिए वी एम की वैल्यू क्या है 325, और ओमेगा टी होता है तो ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई। ये समझिएगा ओमेगा टी की वैल्यू 100 पाई है। तो इससे आप ओमेगा निकाल सकते हो, एफ निकाल सकते हो, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, और उससे आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या दे रखा है आपको। एक न्यूमेरिकल बता रखा है कि एक साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज है, उसको फिगर में बताया गया है। फिगर क्या है, फिगर ये है। तो इसके बेसिस पे आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इस कर्व की वो क्या है 4। तो आपको इसका जो वोल्टेज वेवफॉर्म है इसका वी एम कितना मिल गया 4 मिल गया, और ये टी ओमेगा टी में है। तो आपकी जो इसकी इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 4, और नेचर कैसा है इसका, वो नेचर है साइनोसॉइडल है। तो इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी वी टी इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी क्या है, आप देखिए टोटल जो इसका टाइम पीरियड है वो 1 मिली सेकेंड है। तो इसका मतलब क्या है, आपको टाइम पीरियड दे रखा है तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t। तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। तो आप फ्रीक्वेंसी रख देंगे तो आपको 2 पाई एफ पूरी इक्वेशन पता चल जाएगी। तो जैसे ही इक्वेशन आपको पता चली तो आप t इज इक्वल टू 0.3 पर जो भी वैल्यू रखेंगे उससे आपको उसकी सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 3 वोल्ट पर, ये जो 3 वोल्ट है इस पर T1 क्या होगा। तो आपको अभी पता है वी इंस्टेंटेनियस की आपको इक्वेशन पता है। तो वी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आपको 3 दे रखा है, और दूसरी तरफ आपका 4 वोल्ट वी एम साइन ओमेगा टी होगा, और वी एम ये इक्वेशन आपको पता है, और इसकी वैल्यू 3 वोल्ट दे रखी है। तो टी की वैल्यू वहाँ से आपकी निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दे रखा है आपको, एक वेवफॉर्म दे रखी है, इसका आपको कह रहा है कि फॉर्म फैक्टर बताइए। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। और इस वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए क्या ये साइनोसॉइडल है, नहीं ये साइनोसॉइडल नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इसका वेवफॉर्म का नेचर का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और फिर हम उसको एनालिटिकल मेथड से इंटीग्रेट करके एरिया अंडर कर्व निकाल कर उसे हाफ साइकिल से डिवाइड कर देंगे, और वहाँ से हमें आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकल आएगी। अब आप बोलेंगे कि इसका एरिया कैसे, इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन से बना कर्व है। आपको बचपन में, मतलब आपका इंटरमीडिएट, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, लाइन की इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है स्लोप होता है। तो इस स्लोप आप यहाँ से निकाल कर इस इक्वेशन को इतने पीरियड के लिए आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इक्वेशन है आपको दे रखा है, एक साइनोसॉइडल वैरिंग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, 60 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, 15 एम्पियर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यही सेम क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और उसके बेस पर इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखा है, देखिए कि
एक साइनोसॉइडल इक्वेशन है, फिर वही 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम वैल्यू 9.2 एम्पियर है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन आप लिखेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, और फिर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 0.002 सेकंड के बाद जीरो से जब वो करती है तो उसकी इक्वेशन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या आएगी उसकी वैल्यू, और फिर कह रहा है 0.0045 सेकंड आफ्टर द वेव पासेस थ्रू द पॉजिटिव मैक्सिमम। तो आप ये समझिए कि पॉजिटिव मैक्सिमम कब कोई भी वेव फॉर्म क्रॉस करती है, साइनोसॉइडल नेचर की वेव फॉर्म है ये, तो वो 90 डिग्री पर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म पॉजिटिव हाफ पे जाती है। बट यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, टाइम के रेफरेंस में चल रहा है। तो सबसे पहले आप उसका ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी से आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा। और हाफ टाइम पीरियड क्या होता है, तो हाफ टाइम पीरियड के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके हाफ पर मतलब T/4 पर वो पॉजिटिव मैक्सिमम पहुंचती है। ठीक है, तो T/4 प्लस 0.0045 आप कर देंगे तो वो आपको टाइम पता चल जाएगा जिस पर ये आपको वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। तो चलिए, ये मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं, इन हिंट्स के बेसिस पर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपको ये टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस लॉकडाउन पीरियड में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।